प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य में युगानुकूलता पर विचार करते हैं। गुप्त जी का साहित्य आधुनिक युग का जीता जागता चित्रण है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक जीवन की गतिविधियां वर्णित हैं। इसी कारण युगानुकूलता में अन्य साहित्यकारों की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त का योगदान बढ़ा चढ़ा ही है। गुप्त जी की इस काव्यगत युगानुकूलता को हम 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से युगानुकूलता, धार्मिक दृष्टि से युगानुकूलता, राजनीतिक दृष्टि से युगानुकूलता और साहित्यिक दृष्टि से युगानुकूलता। सर्वप्रथम सामाजिक दृष्टि से युगानुकूलता पर विचार करें। मैथिली शरण गुप्त ने जिस समय अपने साहित्य का सृजन आरंभ किया, उस समय सामाजिक क्षेत्र में एक तरफ राजा राम मोहन राय द्वारा प्रवर्तित ब्रह्म समाज के विचार समाज में व्याप्त हो रहे थे। दूसरी ओर महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। तीसरी तरफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, राधा स्वामी मठ, प्रार्थना समाज आदि संस्थाएं भी जनता के बीच अपनी पैठ बना रही थी। समग्रतः समूचे भारत में कुरीतियों और परंपराओं के विरुद्ध एक जागरण का माहौल बन रहा था। गुप्त जी ने साहित्य में युग के उक्त सामाजिक विचार स्थान स्थान पर प्रकट किए हैं। गुप्त जी ने पाया कि समाज की प्रगति में यह ऊंच नीच की भावना एक बड़ा अवरोध का काम कर रही है। वे जानते थे कि जब तक भारतवर्ष में सभी वर्ग व सभी जातियां मिलकर अपनी प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास नहीं करती, तब तक न तो हम पराधीनता के बंधन से मुक्त हो सकते हैं और न ही उन्नति कर सकते हैं। गुप्त जी ये जानते थे कि भारतीय समाज में धर्म, जाति, मत, संप्रदाय, प्रांतीयता, भाषा आदि के आधार पर अनेक भेद उपभेद दिखाई पड़ते हैं, जिनसे निरंतर सामाजिक विषमता में बढ़ोतरी हो रही है और हमारी एकता और अखंडता शनै शनै नष्ट होती चली जा रही है। ऐसे में कवि ने इस व्याप्त भिन्नता में भी अभिन्नता को देखने और भेद के बीच अभेद दृष्टि रखने की सलाह दी, जिससे हमारी सामाजिक एकता खंडित न हो सके और हम विदेशी सत्ता के चंगुल से मुक्त होकर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें। अब हम धार्मिक दृष्टि से युगानुकूलता पर चर्चा करें। मैथिली शरण गुप्त ने युग के धार्मिक विचारों का भलीभांति अध्ययन किया और यथोचित रूप से अपने काव्यों में उन्हें अंकित करके जनजीवन में नवीन धार्मिक क्रांति लाने का यत्न किया। गुप्त जी परम वैष्णव थे और राम के अनन्य भक्त थे, किंतु उनमें संकीर्णता न थी। वे सभी धर्मों के मान्य महापुरुषों और अवतारी पुरुषों के प्रति अमित आस्था और विपुल विश्वास रखते थे। अतः गुप्त जी ने एक ईश्वर में सुदृढ़ विश्वास एवं अटूट आस्था रखने पर बल देते हुए तत्कालीन धार्मिक जगत में व्याप्त नाना देववाद के अंतर्गत एक हरि के दर्शन करने का आग्रह किया। समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णता का
घोर विरोध करते हुए सभी संप्रदाय एवं सभी साधना पद्धतियों के प्रति सम्मान प्रकट करने का आग्रह इनका रहा। राजनीतिक दृष्टि से युगानुकूलता भी उल्लेखनीय है। गुप्त जी के समय अंग्रेजों का शासन पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका था। गुप्त जी ने सक्रिय राजनीति में तो अधिक भाग नहीं लिया, किंतु वे अप्रैल 1941 में कुछ समय तक राजबंदी रहे। वे अपने साहित्य के माध्यम से ही राजनीति में भागीदारी करते रहे। गुप्त जी के इन राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति उनके काव्य में यत्र तत्र दिखाई पड़ती है। भारत भारती की रचना करके देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सचेत एवं सावधान किया और विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने का आग्रह उनकी इस काव्योक्ति में देखा जा सकता है। शासन किसी परजाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो, संभव नहीं है किंतु जो सर्वांश में वह इष्ट हो। गुप्त जी की साहित्यिक दृष्टि से युगानुकूलता भी द्रष्टव्य है। वे साहित्यिक दृष्टि से पूर्णतः युग के साथ साथ चले हैं। गुप्त जी की शुरुआती रचनाएं द्विवेदी युग का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व करती हैं। इन रचनाओं में इतिवृत्तात्मकता है, नैतिकता, आदर्शवादिता, उपदेशात्मकता आदि गुण हैं। पौराणिक गाथाओं के द्वारा भारत के अतीत गौरव का गुणगान भी इनमें मिलता है। द्विवेदी युग की स्थूल और बाह्यार्थ निरूपणी तथा इतिवृत्तात्मक कविता प्रणाली के विरुद्ध तीव्र आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के फलस्वरूप हिंदी काव्य क्षेत्र में छायावाद का जन्म हुआ। गुप्त जी भी इन छायावादी कविताओं से प्रभावित हुए और छायावादी रचना शैली के आधार पर कई गीत लिखे जो झनकार में संकलित हैं। इनमें कतिपय रहस्यवादी गीत भी हैं और ध्वनि चित्रण, गति चित्रण, मानवीकरण, प्रतीकात्मकता आदि के कारण इन्हें छायावादी शैली का पुट दिखाई पड़ता है। छायावाद के वायवी श्रृंगारपरक चित्रण के अंतर्गत सौंदर्य के स्वप्न अंकित किए गए थे। कालांतर में उसकी प्रतिक्रिया हुई क्योंकि कवि अभी तक जीवन की विषमताओं को भूलकर सौंदर्य के सपनों में लीन था। अब काव्य को यथार्थ की कठोर और कर्कश भूमि पर खड़ा करने की कोशिशें शुरू हुई और इसके चलते साम्यवादी विचारधारा के आधार पर सामंतशाही और पूंजीवाद का विरोध करते हुए किसान, मजदूर और सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति और संवेदना प्रकट करना कवियों ने अपना कर्तव्य बना लिया। गुप्त जी भी इस प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए और उन्होंने किसान नामक रचना में किसानों की दयनीय दशा के चित्र अंकित करके पृथ्वीपुत्र में कार्ल मार्क्स के विचारों को काव्य रूप दिया। निष्कर्षतः गुप्त जी युग की विचारधारा से पूर्णतया अवगत होकर कवि कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनमें संकीर्णता, रूढ़िवादिता या मतवादिता का आग्रह नहीं है। इसी कारण वे ज्ञान की सभी खिड़कियों को सदैव खुला रखते थे और युग में जो भी बदलाव समय समय पर हो रहे थे उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाने का सक्रिय प्रयास इनकी सृजन यात्रा में दिखाई पड़ता है। गुप्त जी की युगानुकूलता रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से प्रमाणित होती है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता
है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने की शक्ति। निस्संदेह मैथिल शरणगुप्त अपने युग के प्रति सावचेत रहे हैं, जो इनकी सृजन यात्रा में प्रमाणित होता है। धन्यवाद।